वो समय जब भारतीय क्रिकेट टीम एक अदृश्य अंधकार से गुजर रही थी, जहां सचिन तेंदुलकर का बल्ला तो चमक रहा था, लेकिन टीम एकजुट नहीं थी। जहां हर हार के बाद कप्तानी की गद्दी हिल जाती थी, जहां युवाओं को मौका मिलना एक संयोग था और वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी प्रतिष्ठा में लिपटे हुए थे, वहीं कहीं कोलकाता की एक गलियों से निकलकर आया एक आक्रामक युवा, सौरव चंडीदास गांगुली, जिसने न केवल अपने बल्ले से बल्कि अपनी आंखों की आग से यह जताया कि अब वक्त बदलने वाला है। कप्तानी उसके लिए सिर्फ एक पद नहीं था, वो एक क्रांति थी। वो एक जिद थी कि टीम इंडिया अब दरी सहमी नहीं खेलेगी, बल्कि आंखों में आंखें डालकर मैदान में उतरेगी। और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जो हमें वर्ल्ड कप 2003 तक ले गया। लेकिन इस यात्रा में जितना जोश था उतनी ही चुनौतियां, जितनी प्रेरणा थी उतनी ही गलतियां, और अंत में जितनी उम्मीद थी उतना ही करारा प्रहार नियति ने किया। लेकिन ये जानने से पहले कि कैसे वर्ल्ड कप हाथ से फिसल गया, हमें उस नींव को समझना होगा जो गांगुली ने रखी जब उन्होंने युवराज को टीम में जगह दिलाई, जब सहवाग को ओपनर बनाया, जब हरभजन को द्रविड़ के मुकाबले खड़ा किया और द्रविड़ से कीपिंग करवाई। ये वो समय था जब चयनकर्ताओं के फैसले गांगुली के जुनून से प्रभावित थे और मैदान पर जो रणनीति बनती थी वह कप्तान के साहस और अनुभव का मिश्रण होती थी। लेकिन यही साहस कई बार हठ में बदल जाता और यही आत्मविश्वास कई बार आत्ममुग्धता बन जाता, और शायद यहीं से शुरू हुई वो दरार जिसकी अंतिम गूंज हमें जोहान्सबर्ग के मैदान में सुनाई दी, जहां पोंटिंग का बल्ला गरजा और भारत की रणनीति बिखर गई। लेकिन उससे पहले की कहानी और भी दिलचस्प है। कैसे भारत ने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू की, कैसे पहले राउंड में संघर्ष हुआ, कैसे पाकिस्तान को हराकर उम्मीदें जगी, कैसे फाइनल की रात गांगुली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, और कैसे एक छोटे से निर्णय ने पूरे देश के सपने को चूर चूर कर दिया। यही वो कथा है जो अब आगे बढ़ेगी, बहुत गहराई तक, बहुत विस्तार में, और हर मोड़ पर एक नया रहस्य खोलेगी। यह सिर्फ एक हार की कहानी नहीं, यह उस नेतृत्व की यात्रा है जो महान बन सकता था अगर उसने आखिरी सीढ़ी पर थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और सोच और थोड़ा कम आत्ममुग्धता दिखाई होती। आगे मैं इस महागाथा का दूसरा भाग प्रस्तुत करता हूं, जहां भारतीय टीम की तैयारी, चयन और वर्ल्ड कप से पहले के संघर्षों की गहराई से चर्चा होगी। वो समय जब क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं बल्कि धर्म बन चुका था, जब हर गली में बच्चों की आवाजें सचिन, द्रविड़, गांगुली, कुंबले, जहीर के नाम से गूंजती थीं। उसी समय बीसीसीआई के दफ्तरों में बैठकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के माथे पर पसीना था, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे महायुद्ध की तैयारियां हो रही थीं और हर निर्णय का असर करोड़ों दिलों पर पड़ने वाला था। गांगुली को अब एक ऐसी टीम बनानी थी जो न केवल अनुभव से भरपूर हो बल्कि युवाओं के जोश से भी लबालब हो, और यहीं से शुरू हुआ टीम चयन का वह दौर जहां हर खिलाड़ी के चयन के पीछे रणनीति, विश्वास और कभी कभी भावनाओं का भी हाथ था। सहवाग को ओपनर बनाकर गांगुली ने यह साबित कर दिया कि वो परंपरा नहीं, परिणाम देखता है। युवराज सिंह जैसे युवा को एक दिवसीय क्रिकेट में लाना, मोहम्मद कैफ को जिम्मेदारी देना और द्रविड़ को विकेटकीपर बनाकर टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज जोड़ना, ये सब वो क्रांतिकारी फैसले थे जिन्होंने भारत की बल्लेबाजी को न केवल गहराई दी बल्कि लचीलापन भी दिया। लेकिन हर फैसला भीतर से एक दांव भी था, जो चल गया तो वाहवाही और अगर चुका तो पूरे देश की नाराजगी। गेंदबाजी में जहीर खान को लीडर बनाना, आशीष नेहरा की वापसी और श्रीनाथ जैसे अनुभवी खिलाड़ी का अंतिम विश्व कप खेलने का सपना, इन सब को मिलाकर जो टीम बनी वह एक युद्ध दल थी। लेकिन अंदर ही अंदर असमंजस और दबाव की परतें भी थीं, क्योंकि टीम से बाहर रह चुके विनोद कांबली, लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और गांगुली को हर फैसले के लिए सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह डटा रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, विश्व कप। वर्ल्ड कप से पहले के दौरे, जैसे न्यूजीलैंड का दौरा जहां भारत बुरी तरह हारा, उसने मानो पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि ठंडी पिचों पर बल्लेबाजों का फेल होना, गेंदबाजों का लय से भटक जाना और गांगुली की लगातार असफल पारियां इस बात की गवाही थीं कि टीम अभी तैयार नहीं।
और वहीं मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये वही टीम है जो कप लाएगी, लेकिन गांगुली अपने अंदर ज्वालामुखी लिए चुपचाप तैयारी करता रहा। नेट्स में घंटों अभ्यास, टीम मीटिंग में कड़े शब्द और खिलाड़ियों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए वो एक ऐसी सेना बना रहा था जो सिर्फ मैदान में नहीं, मन में भी जीत के लिए तैयार हो। और फिर जब दक्षिण अफ्रीका रवाना होने का दिन आया तो पूरी टीम एक विश्वास के साथ विमान में बैठी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह विश्वास फाइनल के दिन पोंटिंग की आंधी में बिखर जाएगा और गांगुली के कुछ अहम फैसले पूरी कहानी को बदल देंगे। लेकिन उस दिन से पहले जो हुआ वो एक रणनीतिक यात्रा थी जो अब हमें वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचों तक ले जाएगी। तो आइए अब हम इस गहराई से चलती महागाथा के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, वर्ल्ड कप 2003 के ग्रुप स्टेज की ओर, जहां भारत ने केवल विरोधियों से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ाई लड़ी। ये वह समय था जब आलोचना, उम्मीद और गुस्सा तीनों अपनी चरम सीमा पर थे। जब टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखा तो उस भूमि की हवाओं में एक अलग ही प्रकार की चुनौती थी। वहां न भारतीय भावनाएं थीं, न चेहरों पर बिछी मुस्कानें, वहां थे सिर्फ खतरनाक गेंदबाज, उछाल भरी पिचें और वो दबाव जो हर भारतीय खिलाड़ी के कंधे पर इतना भारी था जैसे हर गेंद, हर रन पर 1 करोड़ भावनाएं टंगी हों। पहले ही मैच में नीली जर्सी वाली ये टीम नींद में लग रही थी, क्योंकि नीदरलैंड जैसी साधारण टीम के खिलाफ भी बल्लेबाजों का संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था और गांगुली की रणनीति एक उलझे हुए दिमाग की तरह लग रही थी। बिना दिशा के, बिना आग के फिर आया ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, वो ऑस्ट्रेलिया जो उस समय क्रिकेट का ब्रह्मांड था, जहां हर खिलाड़ी एक योद्धा, हर रणनीति एक युद्ध नीति और हर ओवर एक चेतावनी थी। और जब भारत उस मुकाबले में उतरा तब पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद थी कि शायद ये लड़के गांगुली की तरह आक्रामक होकर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रेटली और मैकग्राथ ने गेंद थामी, भारतीय बल्लेबाज बिखर गए जैसे सूखी शाखें आंधी में गिरती हैं। उस दिन भारत की हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, आत्मा में दर्ज हुई और गांगुली, जो हमेशा बाहरी आत्मविश्वास के कवच में रहते थे, अंदर से हिल चुके थे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं था, आत्मसम्मान का था। और तभी शुरू हुआ वो मोड़ जब टीम ने खुद को देखा आईने में और अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ एक चेतावनी नहीं बल्कि घोषणा बन गया। सहवाग के चौके, द्रविड़ की दीवार और युवराज की ऊर्जा ने दिखा दिया कि यह टीम टूटी नहीं है। फिर नामीबिया को रौंदकर टीम ने थोड़ी सांस ली, लेकिन असली परीक्षा तो पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली थी। वो मैच जहां जीतना सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे देश की नब्ज को थामे रखना था। और वहां सचिन तेंदुलकर ने जो तूफान उठाया वो न केवल शोएब अख्तर की रफ्तार को चुनौती थी बल्कि उस पलों की पूर्ति थी जब पूरा भारत एक टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा था, सांस थामे। और जब तेंदुलकर ने वो अपर कट मारा, वो 6, मानो हर भारतीय की आत्मा झूम उठी हो। वह मैच भारत ने जीता, लेकिन उससे भी बड़ी जीत ये थी कि टीम का आत्मविश्वास लौट आया था और गांगुली की आंखों में फिर से वह चमक आ चुकी थी जो उसने कप्तान बनते समय लाई थी। अब भारत एक बार फिर विश्व कप के असली दावेदारों में शामिल हो चुका था और हर खिलाड़ी मैदान पर कुछ कर गुजरने की आग में तप रहा था, लेकिन इस आग के भीतर धीरे धीरे सुलग रही थी एक चिंगारी, वह आत्ममुग्धता जो फाइनल की ओर बढ़ते हर कदम के साथ और तेज होती गई और जिसे गांगुली ने साहस समझा, लेकिन वह एक अनदेखी भूल थी जो पूरे अभियान को अंतिम पड़ाव पर लाकर चुपचाप निगलने वाली थी। लेकिन उससे पहले भारत को सुपर 6 और सेमीफाइनल की रणभूमि पार करनी थी जहां असली परीक्षा बाकी थी। अब हम इस गहन कथा के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जीत के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं समय अपनी परछाई से संकेत दे रहा था कि सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते कई बार कदम डगमगाने लगते हैं। प्रस्तुत है इस कहानी का चौथा भाग, सुपर 6 और सेमीफाइनल, आत्मविश्वास की चोटी और अंत की आहट। वो दिन जब भारत सुपर 6 में पहुंचा तब पूरे देश की आंखों में उम्मीदों की चिंगारी नहीं बल्कि ज्वाला थी। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर चाय की दुकान और हर स्कूल कॉलेज में सिर्फ एक ही चर्चा थी, इस बार तो कप इंडिया आएगा। और यही उत्साह अब खिलाड़ियों की नसों में दौड़ने लगा था।
युवराज के भीतर एक निर्विकार आत्मविश्वास, जहीर की गेंदों में उग्रता, नेहरा की लय में संगीत और द्रविड़ की बल्लेबाजी में संतुलन ऐसा था कि मानो हर खिलाड़ी किसी दिव्य साधना में लीन हो, और गांगुली, जिसकी आंखों में अब एक कप्तान की जगह विजेता की चमक थी, वह हर मुकाबले में अपने निर्णयों को एक योद्धा की तरह प्रस्तुत कर रहा था। सुपर 6 में केन्या के खिलाफ जीत ने भारत को सेमीफाइनल की ओर मजबूती से धकेला, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था श्रीलंका के खिलाफ मैच, जहां गेंदबाजों की संयमित योजना और बल्लेबाजों की धैर्यपूर्ण रणनीति ने दिखा दिया कि यह टीम अब सिर्फ जुनून से नहीं, सोच से भी जीत रही है। फिर आया वो बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल, जहां भारत ने केन्या से भिड़ते हुए अपने आत्मबल का विस्फोट कर दिया। सचिन के बल्ले से निकले रन, द्रविड़ की स्थिरता, युवराज की फुर्ती और गेंदबाजों का अनुशासन ऐसा था कि मानो यह कोई अभ्यास मैच हो, ना कि वर्ल्ड कप का नॉकआउट। उस जीत के बाद गांगुली ने मैदान पर हाथ फैलाकर जिस तरह स्वर्ग की ओर देखा, वह सिर्फ आभार नहीं था, वह उस विश्वास की झलक थी कि अब कप सिर्फ एक मैच दूर है। लेकिन यहीं से शुरू हुई वह अनकही, अनजानी गिरावट। जब गांगुली ने अभ्यास छोड़ रणनीति से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान देना शुरू किया, जब टीम मीटिंग में आत्ममंथन के बजाय आत्मप्रशंसा बढ़ने लगी, और जब खिलाड़ियों के चेहरों पर जिम्मेदारी की जगह हम तो जीत ही चुके हैं वाली छवि दिखने लगी, यही वो सूक्ष्म दरारें जन्म लेने लगी जो फाइनल की जमीन पर बड़ी बड़ी खाइयों में बदल जाएंगी। उस समय अगर कोई चेताता तो शायद सब उसे नकारात्मक कह देते, क्योंकि पूरी टीम अब बादलों पर चल रही थी और जमीन की आहट सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। सेमीफाइनल की जीत ने जोश भर दिया, पर साथ ही गरूर की बू भी पैदा कर दी। और यही गरूर, यही आत्ममुग्धता और यही एक गलती गांगुली की हमें फाइनल में ले जाकर इतिहास के सबसे बड़े दर्द का कारण बनेगी। लेकिन उससे पहले हमें उस दिन तक पहुंचना होगा, वो दिन जब फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया सामने था, और गांगुली ने टॉस जीतकर वो निर्णय लिया जिसने करोड़ों दिलों को आज भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हम पहुंच चुके हैं उस दिन पर, जिसे करोड़ों भारतीयों ने देखा, महसूस किया, जिया, लेकिन आज भी भूल नहीं पाए। ये वह दिन था जब वर्ल्ड कप भारत के हाथ में आने ही वाला था, पर अंतिम क्षणों में जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ उलट दिया। प्रस्तुत है इस कहानी का 5वां भाग, फाइनल। टॉस की गलती, पोंटिंग की आंधी और भारत के सपनों का टूटना। वो सुबह जब जोहान्सबर्ग का मैदान सूर्य की पहली किरणों से चमक रहा था, जब हर भारतीय टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था जैसे कोई महायज्ञ प्रारंभ होने वाला हो, जब बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, जब ऑफिसों में सन्नाटा था और जब हर माँ ने आरती थाली सजाई थी, तभी गांगुली ने टॉस जीतकर वो निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। उसने गेंदबाजी चुनी, एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ अप्रत्याशित था, बल्कि उस आत्मविश्वास की सीमा का प्रतीक था जो अब घमंड की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। गांगुली ने सोचा था कि सुबह की नमी गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी एक तूफान की तरह है जो हालातों की परवाह नहीं करती, और वही हुआ। पोंटिंग जैसे किसी क्रोधित ऋषि की तरह क्रीज पर उतरे, जिनकी आंखों में अग्नि थी, बल्ले में वज्र और इरादे में युद्ध। जब पोंटिंग ने हर दिशा में गेंद को भेजना शुरू किया, तो भारत के गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। जहीर की पहली ओवर की नो बॉलर्स ने जैसे संकेत दे दिया था कि आज कुछ उल्टा होने वाला है, और फिर जैसे जैसे रन बढ़ते गए, वैसे वैसे भारत की उम्मीदें गिरती गईं। गांगुली, जो पहले हर गेंद पर फील्डिंग बदलते थे, अब चुपचाप खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना करते दिख रहे थे। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि आज वह निर्णय टॉस पर लिया गया सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि नियति के विपरीत था। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा स्कोर खड़ा किया जो पहाड़ नहीं, एक असंभव सपना लग रहा था, और जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा, तब सचिन तेंदुलकर से पूरे देश को चमत्कार की उम्मीद थी। लेकिन ब्रेट ली की रफ्तार और ग्लेन मैकग्राथ की सूक्ष्मता ने उसे शुरुआत में ही समाप्त कर दिया। सचिन का विकेट गिरते ही जैसे पूरे देश की सांसें थम गई थीं, और फिर सहवाग ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन जब वो रन आउट हुए, तब भारतीय पारी ऐसे ढहने लगी जैसे पुरानी दीवारों से ईंटें टूटती हैं। उस दिन गांगुली खुद भी ना कप्तान की तरह खेले,
ना योद्धा की तरह लड़े वो जैसे हार स्वीकार चुके थे। और जैसे जैसे विकेट गिरते गए, भारत का सपना टूटता गया। फाइनल की हार सिर्फ स्कोर पर नहीं, पूरे देश के मानस पर छप गई थी। और जब अंत में मैच समाप्त हुआ, गांगुली ने जो हार के बाद चेहरा छिपाया, वो शर्म से नहीं, भीतर की टूटन से था। क्योंकि उन्हें शायद उस क्षण यह एहसास हो चुका था कि अगर उन्होंने टॉस पर बल्लेबाजी चुनी होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद भारत पहली बार सच में विश्व विजेता कहलाता, और यही शायद आज भी करोड़ों दिलों में कांटे की तरह चुभता है। तो अब हम उस भयावह रात की ओर बढ़ते हैं, जब सारे सपने बिखर चुके थे, जब आंखों में आंसू थे और दिलों में खामोशी। ये वह रात थी जिसने न केवल एक फाइनल की हार को दर्ज किया, बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेम में एक गहरा घाव छोड़ दिया। प्रस्तुत है छठा भाग, हार के बाद की रात, गांगुली का अकेलापन, टीम की खामोशी और देश का टूटता भरोसा। जोहान्सबर्ग के उस आलीशान होटल के कमरे में, जहां फाइनल हारने के बाद सौरव गांगुली लौटे, वहां कोई शोर नहीं था, ना कोई सैल्यूट करने वाला था, ना ही कोई बधाई देने वाला। वहां सिर्फ एक भारी खामोशी थी, जो उसके चारों ओर सांप की तरह लिपटी थी। और उस खामोशी के बीच गांगुली खड़े थे, एक थके हुए योद्धा की तरह जो युद्ध हार चुका था, लेकिन अभी भी अपने ही सवालों से लड़ रहा था। बाहर मीडिया का शोर, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, देश के कोने कोने में गुस्सा, और भीतर उस कप्तान की आत्मा जो खुद को दोषी मानने लगी थी। यही वो पल था जब सौरव ने अपनी पूरी कप्तानी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उस निर्णय को, उस टॉस को, उस आत्मविश्वास को जिसने पूरी टीम को आसमान में पहुंचा दिया था। और उसी आत्मविश्वास की ओवरडोज ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वो रात गांगुली ने सोकर नहीं बिताई, वो रोकर भी नहीं बीती। वो रात बस गुजरती रही जैसे कोई तपस्वी अपने अंतिम साधना में बैठा हो, और उस साधना का उद्देश्य था अपने भीतर के युद्ध को शांत करना। टीम के बाकी खिलाड़ी भी चुप थे, ना कोई हंसी, ना मजाक, ना संगीत, ना जश्न, बस हर कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था, जैसे क्रिकेट की आत्मा खुद शर्मिंदा हो। सचिन उस रात अपने कमरे में बैठकर पुराने मैचों की रिकॉर्डिंग देख रहे थे, युवराज खिड़की से बाहर देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या अगले वर्ल्ड कप तक वे खेलेंगे। द्रविड़ अपने डायरी में कुछ लिख रहे थे, और हरभजन सिर झुकाए चुपचाप दीवार पर लगे तिरंगे को देख रहे थे। टीम का हर सदस्य उस रात अकेला था, जैसे हर कोई एक अलग द्वीप पर पहुंच चुका था, और गांगुली, जो कप्तान थे, वे सबसे अलग, सबसे अधिक अकेले थे। क्योंकि जो निर्णय उन्होंने लिया था, उसका भार अब सिर्फ उनके कंधों पर था। ना कोच जॉन राइट कुछ बोल पा रहे थे, ना मैनेजर, ना बीसीसीआई। देश भर से उठ रही आलोचनाओं की लहरें जैसे हर खिड़की से टकरा रही थीं। कहीं गांगुली को गद्दार कहा जा रहा था, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बंगाल टाइगर, और कहीं सीधे सपाट शब्दों में गांगुली ने वर्ल्ड कप बेच दिया। लेकिन इस शोर के बीच सच्चाई सिर्फ गांगुली को पता थी कि वह जीतना चाहते थे, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, और उस जीत की चाह में उन्होंने वही किया जो उन्हें लगा सबसे बेहतर है। लेकिन इतिहास के दस्तावेज सिर्फ परिणाम जानते हैं, इरादे नहीं। और यही बात गांगुली को भीतर से तोड़ रही थी कि देश उसका इरादा नहीं समझा, बस उसकी गलती को याद रखेगा। और वह रात, वो एक रात पूरी जिंदगी उसकी कप्तानी की सबसे भारी रात बन गई, क्योंकि उस रात गांगुली ने सिर्फ मैच नहीं, खुद को खो दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खेल पत्रिका, जहां खेल की हर रोचक खबर और गहरी विश्लेषणात्मक कहानियां आपके लिए लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था। कमेंट में आगे भी शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।